जुर्म और सज़ा के साथ मैं हूँ अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई और आज आपको रिपोर्ट करूँ इस्लामाबाद का इलाका है शम्स कॉलोनी। थाना शम्स कॉलोनी में यहाँ पर एक दोस्त ने दो दोस्तों को जो है वो इसी जगह पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ किसी छोटी सी बात पर तलख़ कलामी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये वाक़या इस तरह है कि फ़हद, शबीर शाह और गुलाब शाह ये तीन दोस्त थे और तीनों दोस्त जो है ये मेरे जिस जगह पे मौजूद हूँ थाना शम्स कॉलोनी का इलाका है शम्स कॉलोनी। पीछे जो मेरे स्ट्रीट है उस स्ट्रीट से ये दोस्त गाड़ी में निकलते हैं और यहाँ पर आकर जो है वो रुकते हैं और एक दोस्त जो है वो एक गाड़ी के अंदर फ़हद को गोली मार के वहीं पर एट द स्पॉट उसको कत्ल कर देता है। और शबीर शाह जो गाड़ी की पिछली सीट पर मौजूद होता है वो उसको कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, क्यों मारा। तो उसने फिर शबीर शाह को भी बेदर्दी से जो पिछली सीट में गाड़ी में बैठा था उसको भी कत्ल कर दिया। वजह कोई इतनी बड़ी नहीं थी, आपस में किसी छोटी सी बात पर तलख़ कलामी हुई। इस तमाम जो वाक़या हुआ है दौरे कत्ल का इस पर हम नज़र डालेंगे। इस वक्त हमारे साथ थाना शम्स कॉलोनी के जो इंस्पेक्टर इफ्तिखार अली साहब जो इस केस के IO भी थे और 4 जगह ये तफ्तीश चेंज हुई, 5वें ये ख़ुद थे जिन्होंने इस केस को ट्रेस भी किया और मरकज़ी मुलज़िम को गिरफ़्तार भी किया। इनसे हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब। ये वाक़या क्या था? कुछ तो मैंने अपने इब्तिदाइये में बताया भी। ये 3 दोस्त थे, किस बात पर लड़ाई हुई और ये वाक़या कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इफ्तिखार इंस्पेक्टर होमिसाइड यूनिट में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। ये केस जब मुझे मार्क हुआ तो इसकी मैंने स्टडी की तो इसमें ये चीज़ सामने आई कि शबीर शाह और गुलाब उर्फ मिंटू जो है ना आपस में पुराने गहरे दोस्त थे और इनके मुरासम थे। तो शबीर शाह ने एक गाड़ी ख़रीदी थी जिसकी ट्रीट ये उससे मांग रहा था, तो उसने कहा मैं दे दूँगा 1-2 दिन में। फिर 28/12 की डेट तय हुई और शबीर शाह सेटलर टाउन से अपने घर से अपने एक दोस्त फ़हद अली को साथ लेके इसको पिक करने के लिए आया और यहाँ से घर से इसको पिक किया। यहाँ पे इनकी थोड़ी सी किसी बात पे तलख़ कलामी हुई। फिर वहाँ से ये गाड़ी में बैठे और ट्रीट लेने के लिए जा रहे थे तो घर से थोड़ा ही फासले पर दोबारा इनकी आपस में तलख़ कलामी हुई। चूँकि फ़हद जो है ना गाड़ी ड्राइव कर रहा था और मिंटू शाह उसके साथ फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, शबीर हुसैन शाह बैक साइड पे बैठा हुआ था। तो इसी दौरान इनकी तलख़ कलामी हुई और फ़हद ने गाड़ी रोकी और मिंटू ने नीचे उतर कर फ़ौरन फ़हद को फायर किए जो उसको लगे और ऑन दी स्पॉट उसकी डेथ हो गई। तो शबीर शाह ने उसको कहा कि आपने ये क्या किया, तो इस पे उसने शबीर शाह को भी फायर मारे जो मौके पे ज़ख्मी हुआ और बाद में अस्पताल में उसकी भी डेथ हो गई। इनकी वजह नात कोई ख़ास नहीं है, ताम इस मुलज़म ने बेदर्दी से इन दोनों को कत्ल किया। जी बिल्कुल, जैसे मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कि 22 साल फ़हद और उसका दोस्त शबीर शाह को अपने ही दोस्त ने बेदर्दी से जो है वो कत्ल कर दिया था और कोई वजह अनाथ इतनी बड़ी नहीं थी। आपस में किसी इशू के ऊपर उनकी तलख़ कलामी होगी और मुलज़िम गुलाब ने बेदर्दी से दोनों दोस्तों को गाड़ी के अंदर फायर करके कत्ल कर दिया। जो 22 साल फ़हद था उसकी कुछ अरसे बाद शादी थी। कत्ल होने से तकरीबन कुछ अरसे के बाद यानी उस डेट से कुछ दिन बाद उसकी शादी होना थी और तमाम जो है इंतज़ामात उनके घर वालों ने मुकम्मल किए थे। खुशियाँ हो रही थी घर में, शामियाने बजने की तैयारी हो रही थी, लेकिन अचानक ही उनको फ़हद की मौत की ख़बर मिली जो कि तमाम उनकी उम्मीदों पर पानी भी फिर गया और उनकी तमाम खुशियाँ जो हैं वो फिर अब गम में बदल गई। मेरे साथ उसके वालिद सदाकत साहब मौजूद हैं फ़हद के और इनसे पूछते हैं कि इनका बेटा तो अब इस दुनिया में नहीं है और ये वजूहत क्या हुई, क्या इनको पता था कि फ़हद का किन लोगों के साथ उठना बैठना है और कुछ जो है मज़ीद फ़हद के बारे में इनसे पूछते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सदाकत साहब। बड़ी अफसोस की बात है आपका जवान बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, ये कैसे हुआ और फ़हद का किन लोगों से उठना बैठा था और फ़हद क्या करता था? फ़हद गाड़ियों का लेन देन करता था और दोस्तों ने उनको ज़बरदस्ती शाम के टाइम बुलाया, तकरीबन 5 बजे का टाइम था और नहीं जा रहा था, उन्होंने ज़बरदस्ती बुलाया और साथ में चला गया और बस वो दोस्तों ने शबीर शाह को भी उसने कत्ल कर दिया और फ़हद को भी कत्ल कर दिया। ये मामलात हुए और कोई बड़ी बात नहीं, आपस में कोई थोड़ी बहुत बात पे कोई तलख़ कलामी हुई है तो उस दरिंदे ने पिस्टल निकाल के उन दोनों को कत्ल कर दिया। अच्छा, ये मुझे बताइए जो इस गुलाब ने दोनों को कत्ल कर दिया तो क्या ये फ़हद का और गुलाब का इससे पहले कोई रब्ता, कोई दोस्ती यारी, कोई गपशप, कोई लेन देन का कोई तनाज़ा था? नहीं सर, इस तरह का कोई हमारा फ़हद का जो था ना किसी गुलाब शाह के साथ कोई मामलात नहीं थे। शबीर शाह हमारा मलेदार रहा और उधर ही रहता था तो उसके साथ दुआ सलाम थी। वो कभी कभार फ़हद को फ़ोन कर देता, बुला लेता था, यार फ़हद बेटा जाना है, वो गाड़ी लेनी है या कोई चीज़ करना है या कोई काम कराना है, तो फ़हद को साथ ले जाता था। इतनी एक बात थी। और गुलाब शाह को तो हम जानते नहीं थे कि गुलाब शाह कौन है, कहाँ से आया, ये कहाँ से ये नाज़िल हुआ कि जिसने 2 जानें ले ली।
शबीर शाह की अहलिया मेरे साथ मौजूद हैं, उनके बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि अब शबीर शाह तो इस दुनिया में नहीं है, तो इस पूरे मामले पर इनकी क्या वो नज़र होगी या ये क्या कहना चाहेंगी, इनसे मैं बात करता हूँ। बड़ा ही दर्दनाक ये वाक़या है, जितनी हम इसकी मज़म्मत करें वो कम है। आप अब बेवा भी हो गई हैं, छोटे छोटे से बच्चे आपके साथ आए हुए हैं, तो कितना बड़ा जुल्म हुआ है, क्या कहेंगे? ये कौन था ये गुलाब शाह? सुना है कि आपके इलाके का भी है और इसका बड़ा पुराना दोस्त भी, तो ऐसी क्या गलती कर ली शबीर ने और फ़ाद ने कि उसे बेदर्दी से कत्ल किया? बस मेरे हस्बैंड की तो बिल्कुल टोटल 100% वो इनोसेंट थे, उनकी तो कोई मिस्टेक भी नहीं थी। तल्ख कलामी भी अगर हुई थी वो गुलाब शाह और फ़हद खान की आपस में हुई थी, थोड़ी बहुत जो स्टार्टिंग में हुई है। तो मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल वो ड्यूरिंग, आप ऐसे कह लें कि ऑब्स्ट्रक्शन के दौरान, कंट्रावेंशन के ड्यूरिंग उनकी जान बिल्कुल बेगुनाह बेकसूर, एक पॉइंट की भी उनकी कोई मिस्टेक नहीं थी, बिल्कुल फॉल्टलेस थे। तो अभी पुलिस ने उसको ट्रेस भी किया बड़ी मुश्किल से, तो पुलिस की इस पूरी जितनी भी कार्रवाई थी या पुलिस की जो एफ़र्ट थी इसकी, इस पर आपकी क्या नज़र है? और दूसरा, आपकी क्या डिमांड है इस वक्त हुकूमत वक्त से भी और आला अदलिया से भी कि इस मामले के हवाले से वो क्या करें? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब से ये वक़ूआ हुआ 28 दिसंबर को की रात है, वो दिन लेके तकरीबन 2 माह तक हम लोगों की नींदें हराम हुई थी। हम पे क़यामत के ऊपर क़यामत थी कि वो इतना स्टूपिड क्रिमिनल प्रोफेशनल इंसान था, इतनी घटिया हरकतों पे उतर आया था कि वो डेली फ़ोन कॉल्स करके धमकियां देता रहा, व्हाट्सएप पे वीडियोस मुझे सेंड करता रहा, टिकटॉक वीडियोस डेली अपलोड करता रहा। तो मतलब इतनी हम लोगों की इतनी बेसुकूनी और इतनी बेचैनी थी कि एक तो क़यामत हमारे ऊपर आनी थी, आ गई। उसके बाद उसकी इतनी डिठाई और इतनी स्टूपिड हरकतें कि वो हमें जो है ना चैन से बैठने नहीं दे रही थी। जी बिल्कुल, इस वक्त हम आपको थाना शम्स कॉलोनी की जो दौरे कत्ल का वाक़या है उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। थाना शम्स कॉलोनी में एक शख्स जिसका नाम गुलाब शाह था, उसने अपने ही दोस्त शबीर शाह और उसके दोस्त फ़हद खान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वजह नात अभी तक जो हमें सामने नज़र आ रही है यही है कि किसी बात की इनकी आपस में लड़ाई हुई और बेदर्दी से कत्ल किया गया। इस केस को IO इफ्तिखार की गुफ्तगू आपने सुनी और इस केस में 3 से 4 IO पहले तब्दील हो चुके हैं। इफ्तिखार को जो है नया IO लगाया गया था और ऊपर से जो अफसरान हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस केस में अपने इंटरेस्ट शो करते हुए IO पर ये ज़ोर दिया कि इसको फिल फोर ट्रेस करें। हम इस वक्त मौजूद हैं SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद मोहम्मद शुएब खान साहब के पास। उन्होंने इस पूरे केस को मॉनिटर भी किया और इन्होंने ही इस मुलजिम को, जो कि काफ़ी शातिर था और बड़े ही तरीके से इन्होंने गिरफ़्तार करने में अहम किरदार अदा किया। शुएब साहब, क्या वाक़या है और इस वाक़े को आप कैसे देखते हैं कि इसकी पीछे क्या वजह हो सकती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, याज़, थैंक यू सो मच। इस तरह है कि ये जो डबल मर्डर हुआ था, इसमें जो 2 लड़के जो कत्ल हुए, इसमें फ़हद और जो शबीर शाह है। शबीर शाह बेसिकली हज़ारा से था, जो फ़हद खान है ये उसका दोस्त था, ये ही इज़ फ्रॉम पेशावर जी। तो इनका, और जो इसमें जो कातिल है, जो एक्यूज़ड है, उसका नाम गुलाब शाह है। गुलाब शाह और शबीर शाह आपस में फैमिली फ्रेंड्स भी थे और क्लोज़ फ्रेंड भी थे, पुराने दोस्त थे। हुआ ये उस दिन के ये गाड़ी पे ये जो आ रहे थे, कोई आपस में इनका जो उसकी स्टेटमेंट है उससे जो पता चलता है कि उन्होंने कोई नई गाड़ी ली थी, फिर ये ट्रीट देने के लिए इस्लामाबाद आ रहे थे, कि उन्होंने को खाने खाने का प्लान बनाया हुआ था। रास्ते में उनकी तल्ख कलामी हुई है या मुँह मारी हुई है। जब तल्ख कलामी हुई है तो जो गुलाब शाह था उसने फ़हद को पहले गोलियां मारी, उसको कत्ल किया। उसको कत्ल करने के बाद जो शबीर शाह था उसको भी उसने कत्ल किया। उसके बाद ये जो बंदा है ये एकदम गायब हो गया। अब जब ये गायब हुआ तो हमने, पुलिस ने 2 महीने तो बिल्कुल किसी किस्म का हमें कोई क्लू, कोई आइडिया, ट्रेस नहीं मिल रहा था, हर चीज़ क्लोज बंद। फिर इसका जो सोशल मीडिया अकाउंट से उनको देखते हुए उनके ऊपर काम करना हमने स्टार्ट किया। टिकटॉक अकाउंट थे, फेसबुक अकाउंट से, उसके बाद जब काम करना स्टार्ट किया तो वहाँ से हमें थोड़ा बहुत इसकी प्रेजेंस का आइडिया कि ये इस टाइम मौजूद कहाँ पे है। इवेंट तो पंजाब और फिर ये उसके बाद KP भी रहा, ये पंजाब भी गया, बीच में को मीनवाइल ये सिंध भी गया। फिर जब पुलिस ने इसके ऊपर अपना काम बाकायदा काम करना शुरू किया, हमने उसका जो फोरेंसिक्स ऑडिट हुआ इसका सोशल मीडिया अकाउंट्स का, उसके अलावा इसकी जो CDRs, लोकेशंस और इसके जो क्लोज फ्रेंड्स उन सब के ऊपर काम हुआ, तो तब जाके पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद जो एक्चुअल कल्प्रेट था उसको जो है फिर उसके बाद उसको अरेस्ट किया। मैं हूं डेरा इस्माइल खान से सईदुल्लाह मरवत। आखिर कैसे एक माँ अपने बेटे के कत्ल में
शरीके जुर्म हो सकती है। ये वाक़या डेरा इस्माइल खान की ईदगाह में 19 मार्च को यूं सामने आया कि एक खातून इस गेट से दाखिल हुई और उस वक्त दाखिल हुई जब सुबह सहरी के वक्त फजर की आज़ानें हो रही थीं। स्याह बुरके में मलबूस खातून ने अपने जिगर गोशे को इस मकाम में रखा इज्जत, और यहाँ से वो फिर दोबारा उस गेट से निकली, मगर इस CCTV कैमरा की जद में आकर वो तमाम तर सूरत हाल पुलिस के हाथ में आ गई कि जिससे ये कत्ल 36 घंटों के अंदर अंदर तश्तज़बाम हो गया। यहाँ से खातून निकल कर सीधे अड्डे पर गई, और चूंकि पुलिस के हाथ वो वीडियो क्लिप लग चुका था तो उन्होंने तमाम अड्डा जात पर उस खातून की तलाश शुरू कर दी, और बिल आखिर मुल्तान अड्डे पर वो खातून पकड़ी गई, और उसके पकड़े जाने के बाद तफ्तीश से ये तमाम तर इस पूरे वाक़े की जो परतें थी वो खुलती चली गई। सहरी के वक्त जब अज़ानें हो रही थी तो ग़ुलाम फरीद भी यहाँ पर मौजूद था। वो जब बाहर से आया तो उसने क्या मंजर देखा? ग़ुलाम फरीद साहब, क्या देखा आपने उस दिन? देखा तो बच्चा इधर पड़ा था और उस पर ज़ख्म भी थे और मुर्दा पड़ा था। दिल हमारा अफसरदा हो गया है, हम अब कुछ नहीं कर सकते। उस दिन से हमने अभी तक कोई सही खाना खाया है, अभी हमारे दिल में उस दिन से खुशी नहीं है बस। तो ये कैसे हुआ और फिर कैसे ये सारी बात? हमने तो ये जहन में सोचा कि अल्लाह पाक ने उनको व्यापार करना था, इसलिए उन्होंने राश इधर रखे हुए व्यापार दो हो गए बात, वरना दफनाते तो कोई पता नहीं होता, लेकिन अल्लाह पाक ने उनका व्यापार करना था इसलिए व्यापार दो हो गए वो बस। कहते हैं कि उसके जो उस खातून का जो साबिका शौहर है वो इस एरिया में रहता है, और ये उनकी कोशिश थी कि हम यहाँ पे रखेंगे तो इसका इल्ज़ाम जो है वो साबिका शौहर पर ये बात आएगी। तो ये इस हवाले से भी यहाँ पे कोई बात हुई? उनके शौहर को थोड़ा अकल में कम है, यानी कि थोड़ा पागल, दिमाग में पागल है वो, तो इसलिए जो है ना वो उन्होंने यही और बात है उन्होंने किस लिए रखा, लेकिन बस अल्लाह पाक ने उनको इधर व्यापार करना था। जब रखा तो जब पहले दिन है ना मैं कि यार जिसने रखा है ना इधर तो अल्लाह पाक ने उसको व्यापार करना था इसलिए उसने रखा है। हाथ पे जो कत्ल किया तो हाथ पे वो हो जाते हैं बस। और दिल उस दिन से हमारा पूरा 5-6 आदमी ने देखा तो हमने तो मौके पर देखा, हम अभी तक कोई सही खाना नहीं खा सकते। पुलिस को तफ्तीश में ये भी मालूम हुआ कि इस खातून ने कुछ अर्सा कबल दूसरी शादी की थी और उसका साबका शौहर इस एरिया में रहता था। पुलिस ने ये बताया कि ये खातून अब अपने दूसरे शौहर ताहिर हुसैन के साथ रहती थी, और पुलिस ने इन तमाम तर निशानदहियों की बुनियाद पे ताहिर हुसैन को भी गिरफ्तार किया, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम तर सूरत हाल उन्होंने मीडिया के सामने पेश किए। और ये जो किरण थी ये बच्चे को रखने के बाद जो है ये जो है भाग रही थी, वापस मुल्तान जाना चाहती थी, जिसको हमने जो है अड्डे से जो है हमने गिरफ्तार कर दिया, और फिर उसकी जो है वो आगे उसके इंस्टेंट पे हमने जो उसका रियल जो मुलजिम है ताहिर, हमने उसको गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों मुल्ज़िमान को भी मीडिया के सामने पेश किया। बच्चे की मौत से मुताल्लिक पुलिस ने यह तस्दीक की है, मेडिकल रिपोर्ट में भी ये तस्दीक हुई है कि बच्चे का कत्ल जो है वो उसके सांस घुटने से, मुंह चोक करने से, गला दबाने से और तशद्दुद से हुई है। रिपोर्ट में ये चीज़ भी सामने आई है कि उस बच्चे के साथ ज़्यादती भी की गई है। ताहम पुलिस इस हवाले से FSL रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है। इसमें जो हॉस्पिटल रिपोर्ट है वो भी ये बताती है कि इसके बच्चे के साथ ज्यादती हुई है। उसमें उन्होंने ब्लीडिंग का जिक्र किया है, उसमें बिल्कुल ब्लीडिंग का जिक्र हुआ है, और वो वाकई थी जो कि हमने उसको फिज़िकली जो देखा था। तो लेकिन उसमें जो वो सीमेंस वगैरह हैं, जो स्वाब वगैरह है, वो डॉक्टर्स जो साहबान हैं उन्होंने FSL को भिजवा दिया है। जब उसका रिज़ल्ट आएगा तो वो ये चीज़ कन्फर्म होगी कि वाकई उसके साथ ज्यादती हुई है या नहीं हुई, तो वो चीज़ जो है वो कबल अज़ वक्त, तो ये चीज़ जो है ना वो सामने है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बस ये अभी तक सूरत हाल ये है कि मुल्ज़िमान का जो मियाँ बीवी हैं उनका 3 रोज़ा रिमांड अदालत से हासिल कर लिया गया है। इस दौरान अदालत के बाद इस दौरान पुलिस जो है इस मामले को मज़ीद इसकी तफ्तीश करेगी और इसके मुख्तलिफ पहलुओं का, कत्ल की वजूहात का और नौइयत का जायज़ा लेगी।
पेशावर से मैं हूँ नादिया सबूही। आज हम बात करेंगे एक कत्ल केस के हवाले से जिसमें एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को महज इसलिए कत्ल कर देता है कि वो बहस में उससे इख्तलाफ करता है, और यही नहीं, सियासत पर बहस होती है, दूसरा दोस्त इख्तलाफ करता है और पहला दोस्त जो है वो पिस्तौल निकाल कर अपने दूसरे दोस्त को, कमरे में मौजूद दोस्त को कत्ल कर डालता है। हम इस वक्त मौजूद हैं उस हॉस्टल में जहां जवाद को सैफ ने महज सियासी इख्तलाफ पर, छोटी सी बहस पर कत्ल कर डाला। मेरे साथ मौजूद हैं वार्डन यहाँ के दिलावर ख़ान साहब। उनसे मालूम करते हैं कि असल में वाक़या क्या हुआ था। चूँकि जो मकतूल है वो करक से ताल्लुक़ रखता था, उसकी डेड बॉडी यहाँ से उसके वालिदैन ले गए और वहीं उसकी तदफीन की गई है। तो हम आए हैं हॉस्टल ताकि पता कर सके कि वाक़या हुआ क्या था। वार्डन दिलावर ख़ान साहब हमें बताएंगे। सर, ये बताइएगा कि वाक़या क्या हुआ था उस दिन, क्या सूरत हाल क्या बनी? वाक़या ये था कि सुबह हम नमाज़ पढ़ते थे, सहरी किया, नमाज़ पर बैठे थे, उधर से आवाज़, गोली का आवाज़ आ गया। हम ऊपर आए, उसके सैफ नहीं है, सैफ के साथ वो गोद में बैठा था और रो रहा था कि इसको ले जाओ अस्पताल। हम, वो भी मेरे साथ था, सैफ भी मेरे साथ था, हम लोग सारे अस्पताल गए। ये लड़के सारे हमारे साथ थे। उधर जो सैफ ने ख़ुद अस्पताल में पुलिस के हवाला किया। पुलिस को ख़ुद मैंने जान दी कि मैंने, मुझसे गलती हुआ है, मुझसे गलती से गोली चली है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये कितने टाइम से जवाद और सैफ यहाँ पर रहते थे? सैफ तो 1.5 साल से रहते हैं और जवाद 3 महीने से रहते हैं। तो इनमें क्या लड़ाई होती थी, दोस्ती थी, क्या जरा माहौल बताएं? ये दोनों बहुत अच्छे लड़के थे, आपस में ना कोई शू हुआ है, ना बात तेज़ हुआ है, कभी ज़रूरत में कभी भी इन लोगों को। आज शहरी उन लोगों ने इकट्ठा शहरी भी किया है किचन में हमारे साथ। बस ऊपर आ गया, बस तो गलती से उससे पिस्टल जो लिया तकरीबन किधर से, उसने बोला मैंने लिया, पता नहीं किधर से लिया, उसने ऐसा ऐसा किया, उसे गोली चली है। नहीं, सैफ क्या कहता है कि एक तो हॉस्टल में पिस्तौल रखने की तो इजाज़त नहीं है ना, असलहा रखने की। तो ये बताएं कि क्या उसको कभी चेक नहीं किया कि सैफ के साथ कॉलेज है ना, 10 मिनट बाद भी जाते हैं। आज 10 मिनट बाद हर वक्त जब सामान लाते हैं हम चेकिंग करते हैं। ये साथ कॉलेज हर वक्त तो हम लोग ये चेकिंग नहीं कर सकते ना। ये लड़के अभी खाने के लिए निकलते हुए फिर ये भी बुरा मांगते हैं कि हम लोग इस जगह का रहने वाले तो रोज़ाना मुझे हम चेकिंग करते हैं। हाँ। जब सैफ ने उसको कत्ल कर दिया था तो उस वक्त तो उसमें जान थी ना जवाद में, तो सैफ क्या कह रहा था? सैफ बोले इसको बचाओ, मुझसे गलती हो गई, वो रो रहा था। पुलिस कहती है कि ये दोनों दोस्त थे, ये सच है? ये दोस्त है, हाँ, कॉलेज में इधर कमरे में दोस्त बने। हाँ। तो सर, सैफ ने ये एतराफ़ किया है कि मैंने इसको, सैफ ने ये नहीं बताया कि वजह क्या बनी? बाज़ दफ़ा होती है ना कि लड़ाई थी, किसी लड़की का मामला था, कोई इशू इसमें नहीं था, कोई इशू नहीं था। तो सैफ ने क्या कहा, क्यों मैंने, बस गलती से लगा हुआ है। हाँ, गलती से। लेकिन पुलिस का तो ये बयान है कि जो सैफ और जो जवाद हैं वो आपस में सियासी कोई बहस कर रहे थे, उस पर इख्तलाफ। वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन सियासी बात उनको सैफ से जब मैं पहले मिले हुआ अस्पताल जब तक हुई तो सियासी बात हम लोगों ने नहीं की बिल्कुल। अब हम जाएंगे हॉस्टल के उस कमरे में जहाँ सैफ और जवाद दोनों दोस्त रहा करते थे। दोनों की खूब दोस्ती थी और आपस में वो घुल मिल कर रहते थे। सैफ और जवाद ने उस रोज़ सहरी भी इकट्ठे की थी। अगर कैमरामैन सिद्दीक बंगश दिखा सके तो ये वो कमरा है जहाँ पर इस वक्त सैफ और जवाद की किताबें पड़ी नज़र आ रही है, बैग पड़ा हुआ है। इस तरह जवाद के और सैफ के कपड़े भी यहाँ पर लटके हुए हैं, जो बता रहे हैं कि दोनों तालिब इल्म जो थे, लॉ कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे, वो मिलजुल कर ख़ासी हद तक गपशप भी किया करते थे, इकट्ठे रहते थे। अब हम अगर बात करें वाक़े की रोज़ की, तो वाक़े के रोज़ के मुताबिक यहाँ जो लोग हैं, वाक़े के रोज़ यहाँ जो स्टूडेंट्स थे, दूसरे स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि सहरी उन्होंने इकट्ठी की थी जिसमें जवाद और सैफ दोनों थे और हंसी का माहौल था, हंसी खुशी उन्होंने इकट्ठे सहरी की। लेकिन कुछ देर बाद ही इधर अजानें शुरू हुई हैं और इस कमरे से अचानक फ़ायर की आवाज़ आती है। और जब ये लोग अंदर कमरे में आते हैं, इस कमरे में, तो चूँकि यहाँ पर 4 बच्चों की गुंजाइश है, 4 स्टूडेंट्स की गुंजाइश है, लेकिन उस दिन 2 स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद थे। इन दोनों ने भी उस दिन चले जाना था अपने घरों को। हम बात करेंगे मुतल्लिका थाने के SHO ज़ैनुद्दीन साहब से। उनसे मालूम करेंगे कि असल में वाक़या हुआ क्या था। सर, ये बताइएगा कि वाक़या क्या हुआ है, कत्ल की वजह क्या थी और पुलिस ने क्या किया? बात दरअसल इस तरह थी कि 17 तारीख़ को सुबह जब हमने सहरी की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो गए तो किसी ने कॉल की कि यारा इधर मर्डर हो चुका है ये कश्मीर रेजिडेंसी हॉस्टल में।
तो फ़ौरन मैंने नफरी लेके उधर पहुंच गया। तो उधर पे मुझे मालूमात हुआ कि यार दो दोस्त थे, सैफ़ अली और जवाद अहमद। जवाद अहमद मकतूल था और सैफ़ अली मुलज़िम था। तो जवाद अहमद को सैफ़ अली ने पिस्टल से फायरिंग करके मारा था। हमने मालूमात की तो पता चला कि ये दोनों दोस्त थे, लॉ कॉलेज के स्टूडेंट थे। सैफ़ अली मुलज़िम जो है वो 5 सेमेस्टर का स्टूडेंट था और जवाद अहमद जो था वो 1st सेमेस्टर लॉ कॉलेज का स्टूडेंट था। और दोनों बेहतरीन दोस्त भी थे, एक ही कमरे में रिहाइश पजीर थे, कोई तीसरा उसके पास था भी नहीं। दोनों गपशप लगा रहे थे और गपशप में वो मौज़ुबानी तकरार हो के एक दूसरे के साथ झगड़ा किया और सैफ़ अली ने पिस्टल निकाल कर, अपने बैग से पिस्टल निकाल कर उसको मारा था। तो हमने बहुत कोशिश की, एफ़र्ट्स की। सैफ़ अली तो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने उस पर मौका पर पकड़ लिया, पिस्तौल भी बरामद किया, खोल भी बरामद किया और जो हमारी रिक्वायरमेंट थी सब इंशाल्लाह हमने भरपूर तरीके से की। SHO साहब ये बताइएगा कि उस कमरे में और भी स्टूडेंट्स से किसने इत्तला किसने दी कि ये कत्ल हो गया है? और आया जो आप बात कर रहे हैं कि बहस हो रही थी, तो क्या इस तरह की शवाहिद मिले हैं कि शोर की आवाज़ थी अंदर से? ज़रा थोड़ा सा ये बताइएगा। मैम, जब फायर हुआ है हॉस्टल में तो ज़ाहिरी बात है, एक हॉस्टल तो घर जैसा होता है, तो हर किसी ने दौड़ लगाई कमरे को कि यार क्या हुआ है। तो पता चला है कि यार इस तरह का वाक़या हुआ है। तो हॉस्टल वार्डन ने हमें इत्तला दी कि यार हमारे हॉस्टल में एक बंदे ने दूसरे को कत्ल किया है और शोर की कोई आवाज़, और कह रहे हैं कि यार इस तरह की कोई शोर की आवाज़ हमने नहीं सुनी है कि यार एक दूसरे के साथ कोई मुमारी कर रहा है या बोलगपाड़ा कर रहा है। बस कमरे के अंदर जो भी हुआ हो तो दोनों के दरमियान हुआ है। सर ये बताएं, आपने कहा कि जो मकतूल है उसका नाम जवाद है, जवाद करक का रहने वाला था, तो उसके वालिदैन को आया पुलिस ने इत्तला दी क्या? उसका भी ज़रा बता दें। बिल्कुल, उसके वालिदैन को मैंने बज़ाते ख़ुद इत्तला दी और उसके साथ बात की तो वो बेचारे उधर से होके आए। उससे हमने फिर रिपोर्ट ले ली और बाकायदा FIR चेक की। मुलज़िम को जो है 2 दिन तक हमने उसका रिमांड हासिल किया और अभी जेल में जमा किए। जी, प्रोग्राम जुर्म व सज़ा के लिए आज हम बात करेंगे कोयटा में पेश आने वाले उस वाक़े की जो गुज़िश्ता साल एक ही ख़ानदान के 5 अफराद को अगवा किया गया हरनाई के इलाके शाबान के पिकनिक पॉइंट से। इसमें मजमूई तौर पर 10 अफराद को अगवा किया गया था, जिनमें से 3 को बाज़ छोड़ दिया, लेकिन 7 अफराद अभी भी अगवाकारों की तहवील में है। इस हवाले से फ़ैमिली को बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। एक ही ख़ानदान के 5 लोग हैं, जिसमें 3 सगे भाई शामिल हैं। आज हम बात करेंगे उस फैमिली से जो इस तमाम सूरत हाल के हवाले से इंतहाई करब से गुजर रही है। उनका कहना है कि पुलिस और हुकूमत की जानिब से उन्हें दावा किया गया था कि जल्द उनके बच्चों को बाज़ियाब करवाया जाएगा, लेकिन अभी तक वो इस तमाम सूरत हाल के हवाले से सख्त ज़हनी कोफ्त का शिकार हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शान रज़ा के घर पर और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो वाक़या पेश आया उस हवाले से उनके पास क्या तफसीलात हैं और उन्हें कब इत्तला मिली कि इस तरह उनके बच्चों को अगवा कर लिया गया। जी शान रज़ा साहब, आप बताएं कि इस वाक़े के हवाले से एक वाक़या कब पेश आया, आपको कैसे पता लगा और फर्दर आपने इसके बाद क्या कार्रवाई की? अस्सलाम वालेकुम, मैं शान रज़ा बोल रहा हूँ। बच्चों पिकनिक मनाने पिकनिक पॉइंट शाबान की तरफ गए थे। हालांकि वो कह रहे थे हमने पीर गैब जाना है, तो मैंने उनको मना किया, नहीं उधर नहीं जाना, उधर मारते भी हैं और झील भी डुबो देती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम हन्ने तक हो के आ जाएंगे। वो इधर से निकले और बच्चे थे, जवान थे, मोटरसाइकिलों पे आगे शाबान की तरफ निकल गए। तो हमें नहीं पता चला, रात हो गई। उन्होंने बोला हम शाम तक आ जाएंगे। रात हुई 8 बजे 9 बजे। मैं तो बच्चों को बाहर नहीं छोड़ता 8 बजे के बाद। टाइम गुज़र गया, 12 बज गए। मुझे परेशानी हुई। मैंने इधर उधर दोस्तों से पता कराया तो कोई दोस्त पुलिस में बड़ा आदमी था, उसने पता कराया। उसने बोला वो रास्ता बंद है, आगे कोई गाड़ी कल्टी हुई है, उसकी वजह से रास्ते दोनों तरफ ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है।
तो मैं चुप करके बैठ गया। सुबह 10 बजे रात हमने आंखों में काटी, सुबह 10-11 बजे मैंने फिर उसको फ़ोन किया, उसने फ़ोन कराया, उसने बोला रास्ता खुल गया है, एक एक गाड़ी करके आ रही है। मैं फिर मुतमईन होके बैठ गया, तो काम करता रहा। तकरीबन 4 बजे सोशल मीडिया पे किसी तंजीम का लिटरेचर आया कि शाबान से हमने बंदे उठा लिए। हमें परेशानी हुई, हमने इधर उधर पता कराया, उन्होंने बोला हाँ भाई उनको उठा के ले गए। हुकूमत से दूसरे अदारों से राह खुदा अपील करता हूँ कि हमारी मदद की जाए। हमारा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना किसी से हमारी कोई दुश्मनी है। आज तक हम अपने कामों पे जाते हैं, सुबह जाते हैं, रात को आते हैं। एक भाई मेरा रिटायर है, मास्टर रिटायर है, उसका बेटा है, अब उसकी भी नौकरी को ख़तरा है कि वो भी शायद उसको और तनख्वाह ना दें, फारिग कर दें। हम मज़ीद मुश्किलात में गिर रहे हैं। आपसे और इंसानी हकूक़ अलंबरदारों से अपील करते हैं कि हमारी खुदारा मदद की जाए। अगर आप चाहें तो हम आपके सामने कुरान भी ले आते हैं, जो भी है हमारी मदद करे और हमारे बच्चों को बाजियाब कराया जाए। शाबान से अगवा होने वाले 7 अफराद में से एक 24 साला नौजवान मोहम्मद अली भी था, जो 8 माह से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक लापता है। वो हाल ही में BS करके फ़ारिग हुआ था और नौकरी की तलाश में सरगर्दा था। उस वक्त उनकी वालदा मेरे साथ मौजूद है। हम उनसे जानते हैं इस तमाम सूरत हाल के बाद उन पर अब तक क्या बीत रही है। जी बताइएगा कि वाक़े के हवाले से क्या सूरत हाल थी। और आपने कि बच्चा मेरा मोहम्मद अली की वालदा बात कर रही हूँ, ये मोहम्मद अली मेरा बेटा, तो ये तक ईद के दूसरे दिन, मतलब बकरा ईद के दूसरे दिन घर से गए हैं शाबान के लिए। सामान वारा मुझसे लिया जी, 2-3 दिन में वापस आएगा। मैंने भी कहा चलो अल्लाह हाफिज़। तीसरे दिन हमें पता चला कि जो बच्चे जो उनके साथ थे वो वापस, उन्होंने कहा आंटी ये मसला हो गया, वो BLA वाले ले गए। बस फिर क्या था, आपको पता है एक माँ के दिल पे क्या गुजर सकती है। उससे अब तक आला हुकाम से भी राब्ते हुए, बस उम्मीद ही दिलाई है कि हम कोशिश करें, आप दुआ करें। और दिल में हमारे क्या है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। वो माँ जो हूँ, इतना अरसा पढ़ाया लिखाया, अब चूँकि वो बाजू बनना था बाप का, तो ये हादसा हो गया। इंशाअल्लाह उम्मीद तो यही है कि अल्लाह हम पे करम करेगा, हमारे जो आला हुकाम है वो कुछ नज़रसानी करें। हमारे मामलात उनके सामने हैं, अल्लाह के सामने भी हैं। कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द ये बच्चे हम तक आएँ। और माँ क्या कह सकती है, उनकी भी माएँ होंगी जो लेके गए हैं, अल्लाह उनकी माँओं को भी सलामत रखे। दुआ तो मेरी यही, औलाद सबकी एक जैसी होती है। जी बलूचिस्तान में ओवरऑल सूरत हाल अगर देखी जाए तो बलूचिस्तान का तकरीबन 80% हिस्सा B एरिया कहलाता है, जो लेवीज़ की ज़ेर-ए-इंतज़ाम है। इस हवाले से हुकूमत का मुख्तलिफ़ अदवार में इसको एरिया में कन्वर्जन के हवाले से मामला चलते रहे। इस वक्त क्या सूरत हाल है हम जानते हैं तर्जमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद से कि वो इस पर क्या कहते हैं कि B और A एरिया की जो तफरीक है उसको कब तक ख़त्म कर दिया जाएगा, और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से गवर्नमेंट की इस पर स्ट्रैटेजी क्या है। जी शायद साहब बताइएगा क्या सूरत हाल है इस हवाले से। सलमान, जो आपने बात की लेवीज़ के हवाले से और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, दोनों एक अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर पहले बात कर लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, अगर हम ये क्लेम करें कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोई बहुत आइडियल है तो ये गलत होगा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत के लिए, लेकिन इस चैलेंज को निमटने के लिए माजी की जो भी हुकूमतें रहीं 2 दहाई तक यहाँ पर हमने एक सूरत हाल को देखा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने ना तो काउंटर टेररिज्म पर काम किया, ना काउंटर नैरेटिव पर काम किया, ना काउंटर इंसर्जेंसी पर काम किया, जिसके नतीजे में आज उन तमाम अनासर जो कि दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस हैं उनकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ चुकी है कि वो मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में बड़ा जानी नुकसान रियासत को, आम शहरियों को दे चुके हैं।
मौजूदा सूबाई हुकूमत वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की सरबराही में जब कायम हुई तो पहली मरतबा प्रोविंशियल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया और उसकी तरतीब देने में कुछ वक्त लगा। उस पर बाकायदा अमल दरामद का आगाज़ अक्टूबर से हुआ। जिस सूबे में 20 साल अगर जिन चीज़ों पर काम ना हुआ हो, 20 साल बाद आपने काम की इब्तदा की हो चंद महीनों पहले, तो अगर हम ये समझें कि रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा तो मुमकिन नहीं है। सख्त सूरत हाल अगर देखी जाए तो शाबान वाक़या आज से 10 माह कबल पेश आया। जून में 7 लोगों को अगवा किया गया, अभी तक वो बाज़ियाब नहीं हो सके। इस पर हम सूबाई हुकूमत के तर्जुमान से बात करेंगे कि इसकी तहकीकात कहाँ तक पहुँची और अब इसमें अपडेट क्या है। सलमान, अगेन एक अफसोसनाक वाक़या था जिसमें मासूम इंसानी लोगों को अगवा किया गया और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में कुछ तरीक़ाकार होते हैं। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जब तक कि उनकी कोई और सॉरी टू से कहना पड़ता है डेथ सर्टिफाइड नहीं होती, उस वक्त तक वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में अलाइव है और गवर्नमेंट इसके लिए मुख्तलिफ एफ़र्ट्स भी कर रही है। कुछ माह कबल आपको याद होगा वहाँ से कुछ इंसानी अज़ा भी मिले थे, उनको भी लैब टेस्ट के लिए भिजवा दिया गया, लेकिन जब तक कोई चीज़ कन्फर्म नहीं हो जाती या वो बाजियाब नहीं हो जाते तो ये एक जिसे कहते हैं केस है जो पेंडिंग है। सर, हुकूमत की तहकीकाती इदारों की क्या अब तक की रिपोर्ट है? उन्होंने इस पर कुछ तफ्तीश, कोई चीज़ें बढ़ाई होंगी आगे तक? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें इस वक्त मीडिया पर लाना ज़रूरी नहीं है, इसलिए जो पेशरफ्त उस हवाले से है वो मैंने आपको आगाह कर दिया, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशनल प्रोग्रेस है वो मैं इस वक्त शेयर नहीं कर सकता। राजनपुर से मैं हूं इलियास रजा। राजनपुर के नवाई इलाका पुल पठान पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर मामूली सी बात पर छोटे भाई ने बड़ी बहन को कत्ल कर दिया। कत्ल करने की वजह यह थी कि छोटे भाई ने बड़ी बहन को जानों के लिए घास काटने को कहा। बहन ने इनकार किया, जिस पर भाई ने फायरिंग कर बहन को बेतरतीब से कत्ल कर दिया। पुलिस ने वालिदा की मदयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। अब ये केस कहाँ तक पहुँचा है, मुलजिम से बात भी करते हैं कि मुलजिम ने एक मामूली सी बात पर बहन को क्यों कत्ल किया, और पुलिस ऑफिसर से भी बात करते हैं कि ये केस कहां तक पहुंचा है। ज़ुबैदा कत्ल केस के हवाले से इस टाइम मैं थाना सदर राजनपुर में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस टाइम SHO मोहम्मद रिजवान साहब भी मौजूद है। मैं इनसे बात करता हूँ। सर, ये बताएं कि पुलिस को कैसे इतला मिली और पुलिस जब मौके पर पहुंची तो मुलजिम को कैसे गिरफ्तार किया और इस केस की मजीद क्या पेशरफ्त की गई अभी? जी, अस्सलाम वालेकुम। ये हमें 1-5 पे इतला मिली कि एक औरत मर्डर हो गई है। हम वो इतला पाकर मौका पर पहुँचे, वहाँ पर ज़ुबैदा बीबी का कत्ल हो गया था। उसको फायर लगे हुए थे 2 जगहों पर। मुलजिम वहाँ से मफरूर हो गया था। हमने पुलिस पार्टी के ज़रिए नाकाबंदी कराई, लेकिन मुलजिम उस वक्त गिरफ्तार ना हो सका। बाद में फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुलजिम को अरेस्ट किया। हुआ यूँ कि ये मुलजिम जो है ये मकतूला का छोटा भाई था। मुलजिमा तकरीबन 7-8 साल से अपने वालिदैन के घर रह रही थी, तलाक याफ्ता थी। तो उस दिन मतलब उन्होंने कोई अपनी बहन को कहा काम काज पे चलो और कोई घास काटना है साथ वाली ज़मीन से, वहाँ हमारी खिदमत करो। ये उससे घर के काम काज वगैरह करवा रहे थे। तो उसने इनकार कर दिया कि मैं आज थकी हुई, मैं आज नहीं जाती, आप अपनी बीवी को ले जाएं। तो इस बात पे भाई को रंज हुआ और उसने फायर मारकर उसको कत्ल कर दिया। बाद में फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुलजिम भी अरेस्ट हो चुका है और मज़ीद कानूनी कार्रवाई जो है। अच्छा, ये जो इस जेत में ये मुकदमा दर्ज किया गया, ये मुकदमा जो है ना उसकी ज़ुबैदा मई की वालदा पे उसकी मुद्दत में दर्ज किया गया। जो बिलाल है या जो मकतूला ज़ुबैदा बई है, जो उनकी वालदा है सुगरा मई की मुद्दत में केस दर्ज किया गया। ज़ुबैदा कत्ल केस के हवाले से मेरे इस टाइम मुलजिम बिलाल मौजूद है, जो ज़ुबैदा का छोटा भाई है। तो इसने एक मामूली सी बात पर अपनी बहन को कत्ल किया। तो मैं इससे भी बात करता हूँ। बिलाल, ये बताइए कि किस वजह से आपने अपनी बहन को कत्ल किया? बस सर थी कि मैंने ये वजह किस तरह ये वाक़या कैसे पेश आया? वजह ही वो घात दे बारे बस आपस से लड़ गई मेरा बहन, ये वजह। तो एक घास तो एक मामूली सी बात है यार काटने की, इसमें इतना गुस्सा आप होकर अपनी बहन को आपने फायर मार के कत्ल कर दिया? बस सर ठीक है, मैंने दिमाग कुछ कम नहीं किया था। आपकी शादी हुई, आपके कितने बच्चे हैं? 3। तो आपके 3 बच्चे, आपने ये नहीं सोचा कि अपनी बहन को कत्ल कर रहा हूँ? तो बहन है, खून है आपका यार। जी बस नहीं आया। बस बताइए कि बहन की शादी को कितना अर्सा हो गया था? लेकिन 10 साल हो गया। तो वो कितने अरसे से आपके घर में यहाँ रिहाइश पजीर थी वो? 8 साल 8-9 साल।
तो ये सिर्फ घास की वजह, कोई और बात है जो बता दें? कोई वजह क्या नहीं। मुझे तो कहना है कि मैंने घास की वजह से अपनी बहन को कत्ल किया, और कोई वजह नहीं है, तो मैं अपनी इस गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ। और ये मेरी बड़ी बहन थी जिसको मैंने कत्ल किया, और ये खुद शादीशुदा है बिलाल, इसके अपने 3 बच्चे हैं, और पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और मज़ीद तहकीकात पुलिस की जानिब से जारी है। मेरे साथ इस टाइम DPO भी मौजूद है, मैं उनसे भी बात करता हूँ। सर ये तो वालदा है, उसकी वजह पे मुकदमा दर्ज हुआ, तो इसमें ये हो सकता है कि अपनी बेटे की मोहब्बत में आकर कुछ दिन के बाद ये बयान दे दे कि मैंने अपने बेटे को माफ़ कर दिया, तो इसमें पुलिस क्या कर सकती है इस केस के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पहले तो ये जी बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। इतने मामूली सी बात पे जो है ना वो बहन को कत्ल करना, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट और बहुत ही अफसोसनाक बात है। हमने इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद अभी तक कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं है जिसकी वजह से हमें कोई और मोटिव नज़र आ जाए, सिवाय इसके कि ये एक सडन जो है ना प्रोवोकेशन थी। घास काटने से उसने कहा जी मैं नहीं जा सकती, तो उसने अपनी बहन को कत्ल कर दिया। अब उसमें 2 ऑप्शंस होती हैं, एक तो ये है कि ये पुलिस की मुद्दत में पर्चा दर्ज होता, और दूसरा ऑप्शन ये था कि उनके जो है ना वो वरसा जो है ना उसमें मुद्दई बन जाते। देखें, जो केसेस जो है ना जहाँ पे हमें शक हो कि उसके घर वाले भी इन्वॉल्व हैं, जैसे ऑनर किलिंग जो है ना उसमें उनके घर वाले मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं, उनकी जो है ना टेसिट अप्रूवल होती है, तो उस केस में हम मुद्दई खुद बनते हैं। हमारे पास जितने भी केसेस हैं ऑनर किलिंग के, हम उसमें मुद्दई खुद बन जाते हैं। इस तरह के केसेस में बहरहाल एक शरई और कानूनी हक है, जिसकी वजह से हम कोशिश करते हैं कि जो वरसा हैं, ख़ास तौर पे जो पेरेंट्स हैं, उनको ये राइट दिया जाए। और वालदा की अभी तक कोई ऐसी पोजीशन नहीं है कि वो बयान दे दे, वो ख़ुद भी इस चीज़ पे बड़ी जो है ना रंजीदा है, और वो चाहती है कि मैं अपने बेटे के ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँ। प्रोग्राम जुर्मो सज़ा में मैं हूँ मुल्तान से इमरान चौधरी। माह रमज़ान का आगाज़ होते ही जहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया का इस्तेमाल बढ़ जाता है, ख़ास तौर पे अशिया खुर्दोनोश की जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल घरों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए ताजर हज़रात की जानिब से चीज़ों की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा कर दिया जाता है। और ये एक कॉमन प्रैक्टिस है कि जब भी माह रमज़ान शुरू होता है तो मार्केट में एक महंगाई का तूफ़ान आ जाता है, और ये तूफ़ान जो है वो एक गरीब आदमी की जो है वो चीखें निकलवा देता है। इस मरतबा माह रमज़ान में चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से बहुत से दावे किए गए कि उन्होंने DCs के ज़रिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का जो सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा एक्टिव किया है, और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो कीमतों के ऊपर चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है। अब हम मार्केट में निकले हैं, मुल्तान की जो मशहूर मार्केट है वहाँ का विज़िट करेंगे, और वहाँ जाकर ये जाँचेंगे कि इंतज़ामिया क्या कार्रवाइयाँ कर रही हैं, और वहाँ पर जो कीमतें हैं वो किस तरह की हैं, क्या दुकानदार हज़रात जो हुकूमत की जानिब से रेट मुकर्रर किए जाते हैं उससे इत्तफाक करते हैं, या जो चीज़ें वो फ़रोख्त कर रहे हैं उससे जो गाहक हैं उनके वो किस हद तक मुतमईन हैं। तो मेरे साथ चलें, हम चलते हैं। मुल्तान की मशहूर मार्केट है, एक बड़ा कारोबारी मरकज़ है, न्यू मुल्तान का इलाका है, गुलशन मार्केट, और वहाँ जाकर अशिया ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों का चेक भी करते हैं, और ये देखते हैं कि इंतज़ामिया किस तरह से जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है इन चीज़ों को कंट्रोल करने में। जी, मैं इस वक्त मुल्तान के एक मरकज़ी जो मार्केट है गुलशन मार्केट, वहाँ पर मौजूद हूँ। इंतज़ामिया की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर ग्राम फरोशी के ख़िलाफ़, और ख़ास तौर पर जब से रमज़ान शरीफ का आगाज़ हुआ है, अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी इजाफा है। जो सरकारी रेस लिस्ट है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, और शहरियों की जानिब से इस पर बहुत ज़्यादा शिकायत होती हैं। इस वक्त भी गुलशन मार्केट में जो है वो इंतज़ामिया ऑपरेशन कर रही है ग्राम फरोशों के ख़िलाफ़। इस वक्त हमारे साथ जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं ACCT अब्दुल समी शेख, वो इस वक्त एक रोटी नान फ़रोख्त करने वाली दुकान पे, इनसे हम जानेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप आए, रोटी क्या सरकारी कीमत में फ़रोख्त हो रही है? जी, हमारा सरकारी रेट रोटी का 13 रुपये है, लेकिन हमें इस जगह की और इस पट्टी के अंदर 2-3 और जगहों की रिपोर्ट थी जो कि लोग रोटी 15 रुपये में बेच रहे होते हैं। हम लोग पहले से लोग यहाँ पे बेच के चेक करवा लेते हैं रोटी क्या रेट है, किस चीज़ पे बेच रहे हैं वो लोग। हम लोग वो अश्योर करवा के अपने पास फुल रिपोर्ट्स कर यहाँ पे आ रहे होते हैं, और फिर हम लोग हैवी फाइन्स कर रहे होते हैं अगर उनका पहले ये सेकंड वायलेशन है, और रिपीटेड वायलेशन होती है तो अरेस्ट FIR भी होती है। अच्छा, आप रोटी 13 की फ़रोख्त नहीं कर रहे, क्या वजह है? कि अब तो आटा भी सस्ता है, इसमें वजह क्या है? आप क्या समझते हैं कि कहाँ पे इस तरह से कुछ हो रहा है कि आप 13 रुपये में फ़रोख्त नहीं कर पा रहे? सर, रोटी 13 की फ़रोख्त की जा रही है, आप हमारी रोटी का वेट भी चेक कर सकते हैं।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका मौक़िफ़ है, लेकिन इंतज़ामिया कहती है कि हमने यहाँ से रोटी पहले ख़रीद करवाई है, रोटी 15 रुपए की थी। सर वो पहले था, तो उसके बाद जब से हमें फ़ाइन हुआ था, फ़ाइन होने के बाद हमने रोटी 13 की कर दी है और रोटी मौके पे लग रही है। कस्टमर भी हैं, आप उनसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अच्छा, आपसे अभी ये रसीद मांग रहे थे किसी किस्म की, आपने कोई बल्क में दे रहे हैं ऑर्डर, कोई रसीद, कोई बिल बुक आपने 13 रुपए के हिसाब से फ़रोख्त की? सर असल में हमारा बिल बुक नहीं होता। जिस तरह कस्टमर आया है उसने कहा जी 3 रोटी चाहिए, हमने कारीगर को आवाज़ लगा दी। यहाँ पर आपने कहीं लिख के भी नहीं लगाया हुआ कि गवर्नमेंट ने ये भी पाबंद किया हुआ है कि यहाँ पर कस्टमर की सूरत के लिए लिखा हुआ होना चाहिए कि रोटी 13 रुपए की? एक्चुअली सर हमारे पहले फ्लेक्स वगैरह लगे हुए थे हर चीज़ के, तो रमज़ान में हमारी क्लोजिंग थी, तो हम तकरीबन 5-6 दिन छुट्टियों के बाद अभी आए हैं। हमारे पास पहले एक पर्ची आती थी बाकायदा गवर्नमेंट की लिस्ट। अच्छा, मार्केट कमेटी जो है वो लिस्ट देती है, वो आपके पास है? सर वो हमारे पास लिस्ट नहीं आ रही। मैंने इसी साहब को पहले यही बताया कि हमारे पास लिस्ट नहीं आ रही। जैसे लिस्ट आती है हमारे बाकायदा तंदूर के ऊपर लगी। अच्छा, 13 रुपए में आप ये समझते हैं कि आपको आटा सरकारी निरखों पर मिल रहा है, 13 रुपए में आपके तमाम अखराजात पूरे हो जाते हैं, या आप ये समझते हैं कि 13 रुपए रेट गवर्नमेंट ने कम मुकर्रर किया? नहीं, गवर्नमेंट ने सही रेट मुकर्रर किया। जी, हम अब आए हैं रेट चेक करने के लिए एक मुर्गी की दुकान पर, और यहाँ पर जब गोश्त का रेट देखा तो यहाँ पे जो थी वो रेट लिस्ट भी आवेज़ा थी, और 597 रुपये की गवर्नमेंट की रेट लिस्ट थी, और 600 रुपये किलो जो है वो गोश्त फ़रोख्त किया जा रहा था। अच्छा, यहाँ पर जो है जितना भी चेकिंग कर रहे थे, ये पहली एक शॉप देखी है कि जहाँ पर जो है वो रेट जो है वो प्रॉपर 600 रुपये है, लेकिन मुर्गी के गोश्त में जो सबसे बड़ी कंप्लेन आती है कि 1000 ग्राम का 1 kg होता है, लेकिन ये सफाई के नाम पर 100 ग्राम 150 ग्राम काट लेते हैं। इसके खिलाफ भी आप लोग कोई मुहिम चला रहे हैं कि जो सारिफ है उसको 1000 ग्राम पूरा मिले? बिल्कुल, पहले तो हम इनको अप्रिशिएट करेंगे। हम लोगों ने यहाँ से जब बाइंग भी करवाई हुई थी तो वो भी इसी रेट पे ये लोग एक्चुअली दे रहे थे, जो कि लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। रेट लिस्ट पे इनके पास अप टू डेट लगी हुई है, तो अच्छी बात है। ये लोग आवाम को फ़ायदा दे रहे हैं, जो रेट नोटिफाइड उस पर बेच रहे हैं। जहाँ तक सफाई की बात है, एक मेजर इशू है। हमने देखा है मुल्तान के अंदर, क्या पूरे पंजाब के अंदर एक ट्रेंड बन गया है कि जो चिकन वाले होते हैं वो सफाई की मद में 100 ग्राम या 150 ग्राम कटौती कर देते हैं, उसके बाद वो 850 ग्राम या 900 ग्राम दे रहे होते हैं। अच्छा मौलाना साहब, आप ये बताएं, आपके पास रेट लिस्ट तो ठीक है, लेकिन देते आप भी 1 किलो का 900 ग्राम ही है, तो सफाई आप समझते हैं कि ये जो ग्राहक है उसके खाते में डालनी चाहिए? अगर जो ये रेट आया हुआ है ना हमारे पास, ये सफाई समेत है 600 रुपये। अगर हम सफाई करके देंगे तो फिर हमें कॉस्ट महंगी पड़ेगी, इसलिए अगर रेट हमें उस हिसाब से मिलेगा तो फिर हम सफाई करके भी देंगे ग्राहक को। जी, हम इस वक्त एक ग्रॉसरी शॉप में मौजूद हैं, और इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू ग्रॉसरी शॉप के ऊपर आ रहा है कि हुकूमत की जानिब से ख़ास तौर पर चीनी दालों के जो रेट मुकर्रर किए जाते हैं, ग्रॉसरी शॉप्स में 2 काउंटर बना दिए जाते हैं। एक काउंटर जिसको उर्फ़ आम में डीसी काउंटर बोला जाता है, वहाँ पर सबसे बड़ा इशू ये होता है कि शहरी जब वहाँ पर पड़ी हुई दालें, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो जगह दिखाए कि जिस वक्त वहाँ की जो दालें होती हैं और जो मुख्तलिफ़ इक़साम की, उनकी जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती। शहरियों को जो है वो उसके ऊपर काफ़ी रिजर्वेशंस होती हैं। इस वक्त हमारे साथ एसी सिटी मौजूद है। अच्छा, डीसी काउंटर बन गया, उसके ऊपर रेट डीसी रेट लिखे भी जाते हैं, लेकिन अब ये देखें, ये डीसी रेट है इस वक्त, इसकी क्वालिटी और जो पीछे इससे महंगी चीज़ें पड़ी हैं उनकी क्वालिटी में फ़र्क है। तो इस चीज़ को क्या आप समझते नहीं हैं कि डीसी रेट के ऊपर भी क्वालिटी को इनको मेक श्योर होना चाहिए, और ये ड्रामाबाजी जो है दुकानदारों की जानिब से अपनी दुकानों में नहीं होनी चाहिए कि जो गंदी चीज़ होती है उसके ऊपर डीसी रेट लिख के लगा दें और जो अच्छी चीज़ है उसका मनमाना जो है वो रेट लें? जी बिल्कुल ऐसा ही है। फॉर एग्जांपल कोई अगर प्रोडक्ट उसकी 3 कैटेगरीज होती हैं, ए, बी और सी। ए सबसे अच्छी कैटेगरी है, सबसे महंगे रेट्स पे अपने पास रख लेते हैं। डीसी रेट जो यूजुअली होता है वो दरमियानी कैटेगरी के लिए होता है, जो कि हमारी मिड टीयर कैटेगरी होती है, जो कि सब लोग खा सकें, सब लोग कंज्यूम कर सकें। दुकानदार मेनली क्या कर रहे होते हैं, उनको सी कैटेगरी की चीज़ें हैं, डी कैटेगरी की चीज़ें उठा के वहाँ पे लगा लेते हैं डीसी रेट के नाम पे, क्योंकि उनको पता होता है कि इस क्वालिटी की चीज़ कोई ख़रीदेगा भी नहीं और हमारी खाना पूरी हो जाएगी कि हम लोगों ने डीसी काउंटर जो है यहाँ पे लगा दिया है। इस चीज़ को हम लोग डिस्करेज करते हैं। यहाँ पे IWM से हमारे जब लोग आ रहे होते हैं, क्वालिटी चेक कर रहे होते हैं चीज़ों की, और अगर उनको रेट के साथ साथ क्वालिटी का भी कोई भी इशू नज़र आ रहा होता है तो उस वहीं पर जुर्माने भी कर रहे होते हैं, शॉप सील भी कर रहे होते हैं। अभी हम जो यहाँ पे ताजिर बैठे हैं इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं कि आखिर क्या वजह है कि जो डीसी रेट का काउंटर होता है वहाँ पर क्वालिटी जो है वो इतनी डाउन क्यों रखी जाती है? भाईजान, इसका सिर्फ एक ही हल है, आप प्रॉफिट मार्जिन तय कर दो। दुकानदार का प्रॉफिट जो ये रेट देते हैं वो गल्ला मंडी में वो रेट नहीं मिलता माल। आपने गल्ला मंडी ट्राई किया?
जो ये रेट देते हैं वो हमें, यानी कि गल्ला मंडी से भी हम परचेज़ नहीं कर सकते उस रेट पे। अच्छा, इनका एक बड़ा वैलिड पॉइंट ये है कि जो रेट सरकार की तरफ से दिए जाते हैं वो रेट जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें गल्ला मंडी से भी नहीं मिलते। तो क्या गल्ला मंडी में आप नहीं समझते कि रोज़ाना की बुनियाद पे कोई इस किस्म के ऑपरेशन होने चाहिए? जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी की एक्शन। पहले आप इनकी इस बात से एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये कंप्लेंट्स हमें सब्ज़ी फ्रूट मंडी की तरफ से भी आई हैं और गला मंडी की तरफ से भी आई हैं कि वहाँ पे हमें रेट ठीक नहीं मिल रहा होता, तो यहाँ पर हम ठीक किस तरीके से बेचें। तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने ये अजाला किया कि जो सप्लायर्स हैं, हमारे होल सेलर्स हैं, जो गला मंडी और सब्ज़ी मंडी के अंदर बैठे हुए हैं, क्या वो सही रेट पर चीज़ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। और काफ़ी हद तक इस जगह इस वक्त हम लोगों ने वहाँ पर क्लैम्प डाउन कर दिया है, चाहे वहाँ पर दाल हो या आपका चावल हो, चावल की डिफरेंट क्वालिटीज़ हो गई, दालों की क्वालिटीज़ हो गई, वहाँ पर हम लोग इंश्योर करवा सकें कि जो रेट वहाँ पे इनको मिल रहा है क्या वो रेट उसके सब मुनासिब रखता है जो कि हम लोगों ने डीसी रेट नोटिफाई किए हुए हैं। हम इस वक्त सब्ज़ी वाली दुकान पर आए हैं। यहाँ पे रेट लिस्ट तो लगी हुई थी, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में आपको बताया कि जिस वक्त कोई इंतज़ामी अफसर आता है तो जो रेट उनको उस वक्त बताए जाते हैं वो रेट ऐन रटे हुए होते हैं रेट लिस्ट के मुताबिक। जैसे अब यहाँ पे जो सब्जियों के रेट बताए इन्होंने अजबर याद किए हुए थे आपकी गाड़ी को देख के और वो कर दिया। हालांकि ये 30 रुपये किलो 20 रुपये किलो सब्ज़ी यहाँ पे बेच नहीं रहे थे। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि आपको देख के रेट बताया, आप मुतमईन होकर चले गए, उसके बाद कोई ग्राहक आया और फिर ग्राहक को फिर दोबारा महंगी सब्ज़ी मिली। भिंडी का क्या रेट है? सर भिंडी 100 रुपये पाव, 80 रुपये पाव लगाएंगे। 80 रुपये। अच्छा, ये अब आपने वही रेट वो बता रहे हैं जो यहाँ पर इन्होंने लिखे हुए हैं। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए या इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए क्या इस तरह से है कि पहले आप कोई ख़रीदारी कहीं से करवाएं और फिर उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करें? कोई इस किस्म का भी मैकेनिज़्म आपके अडॉप्ट करते हैं आप? जी बिल्कुल, हम लोग ये मैकेनिज़्म अडॉप्ट करते हैं कि जहाँ पर हम लोग मार्केट में सर्वे करने चेक करने जा रहे होते हैं, पहले हमारे सिविल डिफेंस वाले या कोई अमला हमारा पहले जा रहा होता है, वहाँ पर ख़रीदारी कर रहा होता है, सब्ज़ी फ्रूट की भी कर रहा होता है, आपके डिफरेंट किराना आइटम्स की कर रहा होता है, दूध की कर रहा होता है, दही की कर रहा होता है, चिकन और गोश्त की कर रहा होता है। अच्छा, हम इस वक्त यहाँ पर जब पहुँचे तो यहाँ पर ये गोश्त की दुकान है जिसको देख के मजिस्ट्रेट को और पुलिस को देखकर जो है इस दुकान को जो है वो बंद कर दिया गया। तो अभी उस दुकान को खुलवाया गया है और अंदर जो है वो गोश्त पड़ा हुआ है। इस वक्त हम पूछते हैं, प्राइस मजिस्ट्रेट साहब हमारे साथ हैं। अच्छा, इस तरह की जो कार्रवाई होती है कि जब आप आके गाड़ी रुकी है और इन्होंने जो है वो दुकान बंद कर दी, गोश्त इनके बाद लटक रहा था और इन्होंने अंदर कर दिया। अब रेट यहाँ 1400 है, लेकिन 1400 रुपये में पूरे मुल्तान में कहीं फ़रोख्त नहीं हो रहा। तो अभी अब इस तरह ख़ास तौर पर मटन के ऊपर जो है वो क्या आप लोग इस तरह से कार्रवाई करेंगे कि मार्केट में जो है इनको भी नुकसान ना हो और ग्राहक को भी है वो सरकारी रेट जो है वो उस पर चीज़ मिल जाए? बिल्कुल, जैसे हमारी पीछे भी बात हुई थी, इनका शिकवा ये होता है कि पीछे से हमें सप्लाई महंगी मिल रही है। इस टाइम गवर्नमेंट ने सारा जो काम किया है सप्लाई पे ही किया है कि अगर फल है, सब्ज़ी है, गोश्त है, चिकन है, कोई भी चीज़ है उसके पीछे से हम लोग सप्लाई इस तरीके से इंश्योर कराएं ताकि इनका ये वाला शिकवा शिकायत ना रहे।